इनमें मैं आप लोगों के बीच एक तो ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री में मिडेवल हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियोस नियमित अंतराल में आप लोगों के बीच साझा करते रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं उसका नाम ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी विषय के बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे और उन सारे के सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भूगोल से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भूगोल में हम इंडियन ज्योग्राफी को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम विश्व भूगोल पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी को अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो एक शब्द आता है जियो और दूसरा आता है ग्राफी। यानी कि पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। इन दोनों शब्दों को हम मिला लें तो पृथ्वी का वर्णन, यानी कि एक ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी से संबंधित विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, ज्योग्राफी कहलाता है। क्लियर है? दूसरा जो चीज़ है जो हमको देखनी है, अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी विषय के विकास में जो योगदान है वो एक तो यूनानियों द्वारा दिया गया है, दूसरा रोमनों द्वारा दिया गया है और तीसरा अरबियों द्वारा इस विषय के विकास में बहुत योगदान दिया गया है। एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है, एक व्यक्ति हैं हिकेटियस हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है जस पीरियोडस। इस बुक के अंदर इन्होंने किसके बारे में बताया है? पृथ्वी के बारे में बताया है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है कि हिकेटियस कौन थे, हिकेटियस एक यूनानी व्यक्ति है और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम जस पीरियोडस है और इस बुक के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में बताया गया है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। दूसरी बात, जो ये हिकेटियस है इनको ही भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा कि भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। क्लियर है? दूसरी चीज़ है, अगर आप लोगों ने ये लिख लिया होगा और इसी तरीके से आप लोग भी नोट्स बनाते जाइए। दूसरी अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है, उनका नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है?
इरेटोस्थनीज हैं और इनके द्वारा भी एक शब्द दिया गया जिसका नाम है ज्योग्राफिका। क्या नाम है? ज्योग्राफिका। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्योग्राफिका शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो ज्योग्राफिका शब्द दिया गया है इरेटोस्थनीज के द्वारा। और इन्हीं इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और अगर हमने पूछा जाता है कि भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हिकेटियस को क्या बोला जाता है? भूगोल का जनक बोला जाता है। क्लियर है? दूसरी चीज, एक और व्यक्ति है जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये व्यक्ति हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके द्वारा क्या काम किया गया, तो इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई जिसका बुक का नाम है कॉस्मॉस, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है ब्रह्मांड। क्लियर है? और इन्हीं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को क्या बोला जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक बोला जाता है। यानी कि हमने तीन चार चीजों को देखा, 1 2 3 अभी तक। और एक बार हम पुनः इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में हम देखें तो सबसे पहले हमने बात की कि ज्योग्राफी क्या होता है। तो ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो यानी कि पृथ्वी और ग्राफी यानी कि वर्णन, यानी कि एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बारे में वर्णन किया जाता है, पृथ्वी के बारे में चर्चा की जाती है, और उससे संबंधित बातों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? ज्योग्राफी कहलाती है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि रोमनों द्वारा, यूनानियों द्वारा और अरबियों द्वारा ज्योग्राफी विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तीसरा जो बिंदु है, हमने 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। पहले का नाम है हिकेटियस। हिकेटियस को ही क्या बोला जाता है? भूगोल का जनक बोला जाता है। दूसरी बात, इनके बारे में आप लोगों ने क्या ध्यान रखनी है कि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है जस पीरियोडस, जिसमें इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया है। तीसरी जो चीज है, तीसरे जो व्यक्ति है, उनका हमने नाम याद रखना है। उनका नाम है इरेटोस्थनीज, जिन्होंने कौन सा टर्म दिया? जिन्होंने ज्योग्राफी का टर्म दिया, जियोग्राफी का टर्म दिया, और इन्हें ही व्यवस्थित भूगोल का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज हमने ध्यान रखनी है कि कॉस्मॉस बुक किसने लिखी, यानी कि हिंदी में जिसे ब्रह्मांड बोलते हैं, उस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो उसको लिखा गया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। और इन्हीं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक बोला जाता है। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगर बात करें कि जो पृथ्वी है उसका जो ग्लोब है
और जो मैप है वो किसने बनाया, तो इनमें दो व्यक्तियों की बात है, नाम है। एक तो ग्लोब में अगर बात करें तो ग्लोब जो बनाया वो बनाया मार्टिन बेहम ने, और जो मैप बनाया वो बनाया एनेक्जी मैंडर ने। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो भारत का मैप है वो किसके द्वारा बनाया गया। भारत का मैप जो है वो बनाया गया 1752 में एन विले द्वारा। किसके द्वारा? एन विले द्वारा। तीसरी जो चीज है वो पूछा जा सकता है कि विश्व मानचित्र पर भारत के मानचित्र को दर्शाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो हमारा आंसर होगा टॉलमी। क्लियर है? ध्यान देना, हमने यहां पर तीन चीजें देखी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है, संपूर्ण विश्व है, उसका ग्लोब किसके द्वारा बनाया गया, तो हमारा आंसर होगा मार्टिन बेहम। क्लियर है? अगर हमसे पूछा जाता है कि मैप किसके द्वारा बनाया गया है, तो हमारा आंसर होगा एनेक्सिमेंडर। क्लियर है? तीसरी चीज और महत्वपूर्ण चीज, अगर हमसे पूछा जाता है कि भारत का मैप किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, तो हमारा आंसर होगा कि 1752 में जो मैप है वो एन विले द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के मानचित्र पर भारत के मानचित्र को दर्शाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हमारा आंसर होगा टॉलमी। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी और आप सभी के सभी लोग इन चीजों को अपनी कॉपियों में नोट कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं कि ये एक सूक्ष्म सा परिचय था ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन जो अब हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है और जिन चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जिस चीज़ को हम आने वाले अपने 40 या 50 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, वो है भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। इसको हमने पढ़ना है। दोस्तों, शुरू करते हैं भारत का सामान्य भूगोल और सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के नाम के ऊपर। भारत के नाम के ऊपर में हम दो बिंदुओं से माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक।
नाम में अगर हम देखें तो एक साइट आप लोग लिखिए औपचारिक यानी कि ऑफिशियल, और दूसरी साइट आप लिखिए अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल। क्लियर है? अगर हम बात करें अनौपचारिक नाम की, तो आप हमारे देश का अपना एक संविधान है और संविधान के भाग एक के अनुच्छेद 1 में एक बात कही गई है कि हमारे देश का नाम भारत यानी इंडिया होगा और इंडिया यानी भारत होगा। यानी कि हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। क्लियर है? दूसरी चीज, जो ये भारत नाम दिया गया है, वैसे तो आप लोगों को इस बारे में सामान्य जानकारी होगी ही कि जो ये भारत नाम है, ये राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर है। यानी कि एक राजा दुष्यंत के जो पुत्र हैं भरत, राजकुमार भरत, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्लियर है? दूसरी चीज, जो इंडिया है, यह नाम हमारे देश को यूनानियों द्वारा दिया गया है। क्लियर है? ये दो नाम ही हमारे देश के औपचारिक नाम है, ऑफिशियल नाम है। क्लियर है? और ये बात किसमें कही गई है? ये संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कही गई है। क्लियर है? अगर बात करें अनौपचारिक नामों की, तो अनौपचारिक नाम में हम लोग देखें तो हमारे देश को आर्यवर्त भी कहा गया है। क्लियर है? हमारे देश को भारतवर्ष भी बोला गया है और हमारे देश को जम्बू द्वीप भी बोला गया है। और एक नाम हमारे देश को और दिया जाता है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, और यह नाम ईरानियों द्वारा दिया गया। क्लियर है? और हमारे देश को एक नाम और बोला जाता है नाभी वर्ष। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन हमारे देश को नाभी वर्ष भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो पुराने टाइम पे चाइनीजों के द्वारा, चाइना के लोगों के द्वारा हमारे देश को तियानजू भी बोला जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और नाम के ऊपर अभी हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। नाम, दो प्रकार के नामों की हमने बात कही। एक तो औपचारिक नामों की हमने बात की, ऑफिशियल नाम की हमने बात की। दूसरा अनौपचारिक नाम की हमने बात की, अनऑफिशियल नाम की हमने बात की। तो संविधान में जो नाम है वो औपचारिक नाम है, और संविधान में हमारे देश को भारत यानी इंडिया बोला गया है। यानी कि दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, भारत या इंडिया। भारत जो हमारे देश का नाम पड़ा वो राजा दुष्यंत
की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। राजा दुष्यंत के पुत्र के भरत के नाम पर पड़ा है और इंडिया जो नाम दिया गया है वो यूनानियों के द्वारा दिया गया है। क्लियर है। अगला पार्ट हम देखें औपचारिक नाम का, तो औपचारिक नाम में वेदों से हमें जो नाम मिलता है वो आर्यवर्त मिलता है, भारतवर्ष मिलता है, जम्बूद्वीप मिलता है। और जम्बूद्वीप ना सिर्फ भारत को बोला जाता था बल्कि जो एशिया पूरा का पूरा एशिया वाला जो रीजन है उसको क्या बोला जाता था, जम्बूद्वीप बोला जाता है। उसके अलावा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया है और नाभी वर्ष भी भारत को ही बोला जाता है। और चाइनीज़ों के द्वारा जो चाइना के लोग हैं उनके द्वारा भारत के लिए एक पुराने टाइम पे तियानजू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अवस्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा देश भारत है वो कहाँ पर है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बात करें हम अवस्थिति की यानी लोकेशन की, तो हमारा देश जो है विश्व के मानचित्र में विश्व में उत्तरी गोलार्ध का देश है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में किस महाद्वीप के अंदर है? तो एशिया महाद्वीप के अंदर है। क्लियर है। और एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है? तो हमारा देश दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में उपस्थित है। और अगर हम बात करें दक्षिण एशिया में कहाँ है, तो दक्षिण एशिया में भारतीय महाद्वीप में है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि भारतीय महाद्वीप क्या है। भारतीय महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? आप लोग जब क्रिकेट चलता है तो एक शब्द हमको सुनाई देता है कि भारतीय महाद्वीप में मैच होंगे, भारतीय महाद्वीप के अंदर ही क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाएगा। तो आइए समझते हैं भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, उनको देखते हैं। नंबर पहली बात, जो भारतीय महाद्वीप में आता है वो खुद भारत आता है, पहली बात। दूसरा, भारतीय महाद्वीप के अंदर ही पाकिस्तान आता है। क्लियर है। नंबर तीसरी बात, भारतीय महाद्वीप के अंदर ही नेपाल आता है। और नंबर चौथी बात कि भारतीय महाद्वीप के अंदर भी भूटान आता है। नंबर 5, भारत के अंदर भारतीय महाद्वीप के अंदर बांग्लादेश भी आता है। बांग्लादेश भी भारतीय महाद्वीप के अंदर आता है। यहाँ पर हमने बात की अवस्थिति की, लोकेशन की। एक बार इसका फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। भारतीय महाद्वीप जो भारत देश है वो कहाँ है? वो उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में एशिया है और एशिया में दक्षिण एशिया है और दक्षिण एशिया में भारतीय महाद्वीप है। और भारतीय महाद्वीप में कौन आता है? हमारा भारत आता है। और भारत के साथ साथ भारतीय महाद्वीप की अगर हम बात करें तो भारतीय महाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी आते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को यहां तक समझ आया होगा और आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के सामने इस विषय को बिल्कुल सरल और सूक्ष्म शब्दों में लेकर आया हूं। मैं इस विषय को कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूं और आपके लिए एक पहाड़ जैसा आप लोगों के बीच इसे नहीं रखना चाहता हूं। आप लोग जितनी सरलता के साथ और जितनी
अच्छे से आप लोग इन्हें समझोगे और समझने का प्रयास करोगे, आप लोगों के उतनी ही जल्दी ये चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है दोस्तों? इसके आगे का जो पार्ट होगा, जो इसके आगे हम चर्चा करेंगे, हम कल आप लोगों के बीच उस चीज़ को अपलोड करेंगे और कल हम भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या के ऊपर चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होगी और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों तक ज़रूर पहुंचाएं और जिससे उनकी तैयारी को एक नया आयाम मिल सके। बाकी जय हो।